नमस्कार जनरल साहब, बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। नमस्कार सर मनविंदर। सर, भारत के 8 पूर्व नेवल ऑफिसर्स को अब कतर फांसी नहीं देगा, ये भारत के लिए बहुत ही खुशी की बात है। इनफैक्ट इसमें मोदी की जो स्ट्रैटेजी है, वो भी बहुत काम आई है क्योंकि सैनिकों को उस समय अचानक से ये फांसी की सज़ा सुनाई गई थी जब इज़राइल एंड फ़लस्तीन में जंग छिड़ी हुई है। अब आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्योंकि अब उनको उनको ज़िंदगी बख्शी गई है एक तरीके से हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उनकी स्ट्रैटेजी के चलते। सर। हाँ, हाँ बिल्कुल। देखो मनविंदर, इसको देखना पड़ेगा इसको कि ये हुआ कैसे और क्या काम कर रहे थे वो। ये है कि जो 8 नेवल ऑफिसर थे, जिसके अंदर 3 कैप्टन थे, 4 कमांडर थे और 1 सेलर था। जी, ये जो हैं एक दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एक जी, कंपनी है जिसके मालिक थे ओमान के स्क्वाड्रन लीडर। वो ट्रेनिंग कराते थे कतार के मिलिट्री पर्सनल की। और ये हर साल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है क्योंकि ये सबसे अच्छे थे और बहुत काबिल ऑफिसर थे, हमारे एक प्रकार से डेकोरेटेड ऑफिसर थे, तो इनको ये टास्क मिला जो ग्लोबल दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी को, और ये जी, वहां पर अपना काम कर रहे थे। और ऐसे में वहां पर जब इनको 2022 में एकदम पकड़ लिया गया और ये इल्जाम लगा कि भाई आप जो एक सबमरीन इटालियन की जो बन रही थी कतार के लिए, उसकी आप एस्पुनेज कर रहे हो इज़राइल के लिए। देखो ये सच्चाई, इनका इज़राइल के साथ कोई लेना देना नहीं, ना ये सबमरीन ऑफिसर थे, ना इनका कोई उससे लेना देना था। तो ऐसा कहना कि आप इज़राइल के लिए सबमरीन का एक प्रकार एस्पुनेज एक्टिविटी या उनको खबर दे रहे हो, ये बिल्कुल ठीक नहीं था, मगर फिर भी इनको इन्होंने जेल में डाला। और उसके बाद इनको ऐसा महसूस किया, ऐसा लगता है कतार की गवर्नमेंट का बीच में, क्योंकि जो उसका मालिक था इस ग्लोबल धारा टेक्नोलॉजी का, वो ओमान का एक रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर था। वो उसको भी छोड़ दिया 5-6 महीने के बाद, और जी, इनको भी जो कन्फाइनमेंट से निकाल के 2-2 अफसरों को डाल दिया। मगर जब बात आई 2023 में अक्टूबर की, जब ये इनके ऊपर ऐसा लग रहा था कि अभी इनका कोई केस नहीं, इनको छोड़ दिया जाएगा, तो उस समय हमास ने एक टेररिस्ट एक्शन किया इज़राइल पे, और उसके बाद इज़राइल ने फिर इसका जवाब दिया, हमास के ऊपर हमला किया। और भारत की जो अप्रोच थी वो बिल्कुल ठीक थी। भारत ने ये बोला कि जो हमास है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और जो 7 अक्टूबर को हुआ एक प्रकार इज़राइल पे, वो एक टेररिस्ट एक्शन था। मगर ये मुझे लगता है कि यहाँ कहीं न कहीं कतार को इसको अच्छा नहीं लगा। जो पहले इसके इनके ऊपर जो केस डाला गया था कि उसके पीछे कौन था? पहले तो ये भी समझना ज़रूरी है। देखो उसके पीछे मुझे लगता है आईएसआई थी। आईएसआई का गढ़ है कतार में, दोहा में, और कहीं न जी, कहीं उन्होंने एक ये फैब्रिकेट और इमेजिनरी केस बनवाया था और इनको फँसवाया था। क्योंकि जी, आप देखें जिस प्रकार से जो कुलभूषण जाधव थे भारत के जी, जी। कमांडर, हुँ, जो हुँ। जो कि एक प्रकार से अपना काम कर रहे थे चाबार पोर्ट पे, और जी, वहां से उनको उठा के ईरान की जो उसने आईएसआई को दिया था, और आईएसआई ने कहा था इसको हमने बलूचिस्तान में पकड़ा है, मगर हुँ, हुँ। बलूचिस्तान में नहीं, उसको चाबार से लिया था। तो इसी प्रकार से इनके भी जो है, जो आईएसआई है, उसने इनके अगेंस्ट केस करवाया था। मगर जब अक्टूबर 2023 में जिस प्रकार भारत की ने एक अप्रोच ली हमास के अगेंस्ट, ये मुझे लगता है कतार को पसंद नहीं आया, और कतार ने 26 अक्टूबर को जो इनको फैसला सुनाया, जो कि सबको सरप्राइज कर दिया, इनको डेथ सेंटेंस दिला दिया, हुँ, जो हुँ, कि हुँ, कोई हुँ। लेना देना नहीं था। तो वो एक प्रकार से काफी मायूस करने वाली बात थी, और पूरा देश के अंदर एक शोक पैदा होगा कि जो 8 हमारे वेटरन्स हैं नेवल ऑफिसर, इनको इन्होंने ये इनोसेंट हैं, मगर कतार ने ये पनिशमेंट दी। अब हो है क्या, हमारे पास क्या ऑप्शन थे? जी, ऑप्शन ये थी कि कॉन्सुलर एक्शन मिलना चाहिए। कॉन्सुलर हाँ, एक्शन लिया। हमारे जो डिप्लोमेट थे, एम्बेसडर साहब मिले, अब फैमिली मेंबर बने, और फिर अपील करना। वो अपील करना हायर कोर्ट, अपीलेट कोर्ट जिसको बोलते हैं, वो हमने कार्रवाई स्टार्ट की।
मगर ये भी मालूम है कि कतार जो है उसमें कोई डेमोक्रेसी नहीं है। कतार जो है ये सारे के सारे इनका जो सुल्तान रूल करते हैं, एमिर रूल करते हैं। तो अब जब कोप 28 हो रही थी दोहा में, तो भारत के प्रधानमंत्री गए थे, तो वो भी दोहा के सुल्तान जो एमिर है उसको मिले थे, और उससे मुझे लगता है बड़ा फर्क हुआ। क्योंकि देखो भारत का जो आज की तारीख में प्राइम मिनिस्टर मोदी का जिस प्रकार से एक दर्जा है पूरे वर्ल्ड में, और मिडिल ईस्ट में तो खासकर भारत के रिलेशनशिप सऊदी से भी अच्छे, ओमान से भी, यूएई से और कतार से भी, तो उसका भी काफी फर्क पड़ा। और इसीलिए जो अपील को स्वीकार किया गया, और अब जब जजमेंट आया है अपील का, जी, तो जी, उसमें ये है कि जो इनकी डेथ सेंटेंस उसको कम्यूट कर दिया है, और उसको बदल दिया है जेल में टर्म में। कितनी है वो अभी पता नहीं है, कि 1 साल 2 साल जो भी है उसका जी, हमें आगे पता चलेगा। और उसके बाद जो जी, कार्रवाई क्या की जाएगी वो सोच विचार किया जा रहा है, कि उसके ऊपर दोबारा अपील होगी कि जो सजाएं हैं, और अगर वो सजा 1 साल से कम ही है तो 1 साल 1.5 साल तो ये काट चुके जेल में वापस आ जाएंगे। तो ये कार्रवाई अब होगी। मगर ये अच्छी बात है कि भारत की डिप्लोमेसी, भारत की गवर्नमेंट और भारत प्राइम मिनिस्टर मोदी के एक प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी से उनकी जो बातचीत हुई दोहा के अंदर जो एमिर ऑफ कतार, मुझे लगता है उससे बहुत फर्क पड़ा है। मनिंदर। सर एक चीज़ और समझना चाह रही हूँ मैं मेरे दर्शकों के लिए भी, कि ये पूरा जो एक ड्रामा हुआ, आई मीन हमास प्लस फ़लस्तीन ये एक है, और हमास जो है कतर के भी दोस्त हैं। अब इनको शायद से कुछ प्रॉब्लम्स होंगी अंदर खाने, मतलब वो जो दिखाई नहीं दे रहा ना, वो मैं समझना चाहती हूँ कि वो क्या चीज़ थी, जिसके हाँ लिए देखो, हमारे हमारे जो नेवल ऑफिसर हैं, रिटायर्ड आई मीन, तो उनको इन्होंने एकदम से अचानक से फांसी की सज़ा सुनाई। सर। हाँ बिल्कुल, देखो पहले तो जो इनको फंसवाया है वो तो आईएसआई ने, क्योंकि आईएसआई एक ऐसी रोग ऑर्गेनाइजेशन है, और आईएसआई का बहुत ज्यादा बेस है मिडिल ईस्ट में। और जी। उन्होंने कहीं ना कहीं, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट था ये पाकिस्तान को नहीं मिला था, उनको ये भी बड़ा आक्रोश था कि पाकिस्तान की कंपनी ने भी, एक दूसरी कंपनी है जिसमें पाकिस्तान के अफसर थे, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। तो ये लगता है ऐसा कि पाकिस्तान की जो आईएसआई ने किया था। मगर जब से हमास ने हमला किया इजराइल पे और भारत ने हमास को नकारा, वो मुझे लगता है कतार को पसंद नहीं आया। और ये एक बड़ी वजह है कि जो कि इमीडिएटली 26 अक्टूबर को इनको सजाए मौत, जबकि इनका कोई उससे लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल इनोसेंट थे। ये जो हैं एक बहुत ही डेकोरेटेड नेवल जी। ऑफिसर थे, और जो कि सिलेक्टेड थे। तो ये सच्चाई है कि ये जो कार्रवाई इससे हुई। मगर इसका जो पलटा हुआ है, क्योंकि अब ये वहां पर ये सजाए मौत दे दी, तो सबसे पहले एम था कि ये सजाए मौत को हटवाए। वो हुँ, हुँ। बहुत मुश्किल है वहां ऐसे देशों में जो कतार जैसे, इनका पता तो चलता नहीं, क्योंकि इनका जो है पूरा का पूरा जो सुल्तान का रूल होता है, डेमोक्रेसी है। तो ये एम था कि किसी तरीके से जो सजाए मौत है उसको कम्यूट किया जाए, उसके लिए अपील फाइल की, और उसके लिए भारत ने अपने डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज गेम चेंजर है, जब भारत के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मोदी, जब वो एमिर ऑफ कतार से मिले कोप 28 के साइड लाइन में, मुझे लगता है उसने बहुत कुछ किया है, और उसके कारण आज ये इनकी जो सेंटेंस है कम्यूट होगी, जेल की सजाए है, उसको भी फिर भारत के जो अभी जब जजमेंट आ जाएगा उसको पढ़ा जाएगा, परखा जाएगा, और फिर हम उसको अपील करेंगे। मनविंदर। अ, ये जो G20 के दौरान बिज़नेस कॉरिडोर की बात हुई थी, सब चीज़ें फाइनल हो गई थी। उसके बाद से ही थोड़ी-सी कहते हैं ना कि नज़र बदल गई थी, हमासियों की भी एंड दिस कतर वाले लोगों की भी। तो क्या ये भी कहीं न कहीं रीज़न है हमारे मासूम अफ़सरों को इस साज़िश में फँसाने का?
हाँ, देखो ये कतार के लिए तो अच्छा था, क्योंकि भारत जो जिस प्रकार से भारत मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर बनना था यूरोप वाला, इससे क्या था, जो ट्रेड भारत से जाएगा फिर मिडिल ईस्ट और फिर यूरोप में जाएगा, फ्रांस, जर्मनी और इटली में, और फिर अमेरिका की जाने की बात हो रही थी। मगर ये जो चीज थी ये चीन को पसंद नहीं थी, क्योंकि चीन का जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव था वो खटास में पड़ रहा था, क्योंकि ये एक बहुत ज्यादा एक प्रकार से अच्छा होने वाला था, और ये एक गेम चेंजर था, क्योंकि भारत से मिडिल ईस्ट के अंदर शिप से जाएगा, उसके बाद वो रेलवे से जाएगा मिडिल ईस्ट में, और उसके बाद फिर शिप से जाएगा जर्मनी, फ्रांस और इटली। तो मुझे नहीं लगता कि कटार को इसका कोई कटार तो इसमें शामिल था, तो हाँ, इसलिए नहीं, हाँ। इसमें चीन का जो है वो रवैया अलग था, और चीन नहीं चाहता था कि ये हो, और उसको बड़ा फायदा हो गया कि ये लड़ाई होगी। हमास और ने हमला किया, टेररिस्ट एक्शन किया, इजराइल ने उसे किया, तो अब मुझे लगता है कि ये भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर कोल्ड स्टोरेज में हो जाएगा। इतनी जल्दी अब ये होने वाला नहीं, क्योंकि अभी जो रिलेशन खराब हो गए हैं पूरे मिडिल ईस्ट के साथ इजराइल के, तो मुझे लगता है इसमें टाइम लगा। इसको इनडायरेक्टली जो है चीन को फायदा हो गया, और इसका रूस को भी फायदा हुआ है इस लड़ाई का, जो हमास और इजराइल की लड़ाई का, क्योंकि पहले फोकस पूरा यूक्रेन पे था, यूक्रेन को हथियार मिल रहे थे नेटो से, यूएस से, अब वो फोकस इजराइल पे शिफ्ट हो गया। तो ये सच्चाई है कि काफी बदलते हुए वहां पर रंग रूप हैं, और अभी तो आपको पता है कि जिस प्रकार से समुद्र के अंदर, रेड सी के जी। अंदर जो हौती रेबल हैं वो अटैक कर रहे हैं शिप्स को, और भारत अपनी रणनीति बनाई है ईरान के साथ जी। बातचीत करके, हौती रेबल पे प्रेशर डाल के भारत ने 3 नेवल शिप भी छोड़ी हैं, आईएनएस कोची, आईएनएस कोलकाता, आईएनएस गोवा। तो इसलिए भारत की अपनी रणनीति है। पर ये जो चीज हुई है मनविंदर, ये मुझे लगता है कि भारत ने बड़ी सोच समझ के कार्रवाई की है, कि जी, जी। किस तरीके से हमारा एम था, हमारे ये जो 8 वेटरन नेवल ऑफिसर हैं जो कि बिल्कुल निर्दोष हैं, जिनके हुँ, ऊपर हुँ। कुक्ड केस है, विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसेस है, कि किसी प्रकार से इनकी सजाए मौत हटाए और उसके बाद इनको लाने की कोशिश करें। तो अब वो एक पहला जो करा जो है फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया है। अब भारत की गवर्नमेंट चाहेगी कि भाई दूसरे फिर अपील करके इनकी सेंटेंस को कम किया जाए। इसके साथ साथ क्योंकि अगले साल जो ईद और जो कतार डे होता है, तब सुल्तान ऑफ कतार वो हुँ, एक हुँ। प्रकार से मर्सी पिटीशन जो फाइल करते हैं उसमें पार्डन भी कर सकते हैं, वो भी किया जाएगा। और ये भी है 2016 में जब यहाँ पर आए थे सुल्तान, तो भारत और जो कतार के अंदर ये पैक्ट भी है कि अगर किसी को कोई सजा मिलती है तो वो उसके अपने देश में ही काटी जाएगी, तो वो भी है। पर मुझे लगता है कि अब क्योंकि जो सबसे बड़ा कष्ट वाला पैगार था वो पार हो गया है, अब कोशिश होगी कि इनको जल्दी से जल्दी भारत अपने देश में लेके आए, हुँ, और हुँ। ये मुझे लगता होगा, क्योंकि सच्चाई ये है कि आज की तारीख में कुछ भी को प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो कद है वो बहुत बड़ा है, और जी, जी। उनका आज वो सबसे जो डायनेमिक लीडर माने जाते हैं वर्ल्ड के, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे नंबर 1 लीडर हैं वर्ल्ड के, तो जी। उनके साथ मिडिल ईस्ट में भी बहुत अच्छे रिलेशन है। उन्होंने सुल्तान को बोलना, और मुझे लगता है इससे बड़ा इम्पैक्ट हुआ है, और मुझे लगता है कि आज इनकी सजाएं कम हुई है, और कल को मुझे लगता है ये सजाएं जो भी हैं अपील करके खत्म उसको भी भी हो खत्म जाएँगे। किया जाए, और वो भारत में वापस आएंगे ऑनरेबली। वो बड़ा इंपॉर्टेंट, ऑनरेबली, कि इनके जो चार्जेज हैं वो जी। बिल्कुल गलत सिद्ध होंगे। मनविंदर। जी, नो डाउट सर, दिस वाज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क। और बिल्कुल। जिस तरीके से मोदी जी ने अ, मिडल ईस्ट के साथ रिश्ते हमारे अच्छे ही रहे हैं, लेकिन इस वाले मामले को जिस तरीके से टैकल किया है, वो उम्मीद की जा सकती है कि आगे अब लीगल जो रिलीफ है, वो उसका क्या सीन देखते हैं आप? हाँ, मुझे लगता नहीं अभी तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि सजाए मौत होती तो पता नहीं कब सजाए मौत दे सकते हो, क्योंकि ऐसे कतार जैसे देश जो हैं वहाँ पर डेमोक्रेसी तो है नहीं, पता भी नहीं चलता कब क्या हो जाए, तो इसलिए वो बात तो खत्म होगी। अब लड़के इनको ये प्रूव करना कि ये बिल्कुल इनोसेंट है,
और जल्दी से जल्दी इनको भारत में लाया जाए। मुझे लगता है इसके लिए भारत की जो डिप्लोमेट्स हैं और भारत की गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है, और जैसे ही ये जजमेंट मिल जाएगी उसके तहत अपने जो लीगल काउंसिल है वो अपील फाइल करेंगे हायर कोर्ट में, और मुझे पूरी विश्वास है कि इनको जल्दी से जल्दी वापस लाया जाएगा। मनविंदर। सर, एक चीज़ और समझना चाहती हूँ, क्योंकि अक्सर लोग सवाल कर रहे हैं इस पे। अ, कोई भी ऑफ़िशियल तौर पे कतर ने कोई आरोप नहीं इन पे लगाया है। तो ये कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा डिसीज़न ले लिया हो? हर एक की ये जिज्ञासा है, क्योंकि वो हमारे ऑफ़िसर हैं, भले ही वो रिटायर हैं, हमारे हमारे देश के लोग हैं वो। इतना बड़ा उन्होंने आरोप लगा दिया, तो क्या आपको लग रहा है कि कहीं न कहीं चीन, चूँकि हर देश में अपनी नाक घुसाता है, उसे शैतानी करने की आदत है, यहाँ भी आप कुछ ऐसा देख रहे हैं सर? हाँ, कुछ भी हो सकता है, आईएसआई, चीन का इन्वॉल्वमेंट, मगर ये सच्चाई है क्योंकि अभी तक ये सेंसिटिव मैटर था, इसमें क्या चार्जेस लगा रखे हैं, ये उन्होंने अभी ओपन फोरम में नहीं। मुझे पूरा विश्वास है ये जो कॉन्सुलर एक्सेस मिला था, भारत के डिप्लोमेट एम्बेसडर साहब भी मिले, उनकी फैमिली मिली, उनको ये पक्का बताया गया होगा, और इसी प्रकार से ही अपील बनाई गई। जो अपीलेट कोर्ट में अपील फाइल की है हमने लोअर कोर्ट के अगेंस्ट, इस जजमेंट के अगेंस्ट, तो उनको पता होगा कि क्या चार्ज लगा रखे हैं, मगर ये चार्ज जो है ओपन फोरम में नहीं आया। वो इसकी वजह ये है क्योंकि सेंसिटिव है, उनको नुकसान हो सकता है। पर हाँ, ये सच्चाई है, जो भी चार्ज लगाया है वो गलत है, वो फैब्रिकेटेड है, वो इमेजिनरी है। तो चूँकि ये फैब्रिकेटेड है, इसीलिए वो छिपा रहे हैं क्या? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि वो सच्चाई तो है नहीं, क्योंकि उन्होंने जो चार्जेज़ हैं ये बनाया है, और इसलिए ये चार्जेज़ जो कोर्ट के अंदर सिद्ध नहीं होंगे, और वो छोड़ दिए जाएँगे। समटाइम सर हम ऐसा देखते हैं ना अपनी फैमिली में भी, किसी को मतलब ऐसे ही गलती से ही थप्पड़ लग जाता है, मार पड़ जाती है, तो उसके बाद फिर पेरेंट्स सोचते हैं कि अब क्या करें, कैसे करें? तो डू यू थिंक कि मतलब कतर अब इस स्थिति में है कि हमने इनको अनजाने में ये कर तो लिया है, अब क्या होगा? क्योंकि पूरे इंटरनेशनली उनको इस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा, इसीलिए वो इस वाले पॉइंट पे चुप है। हम लोग फिलहाल नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि हमारे लोग वहाँ हैं, कि असल में बात क्या है? सर, क्या कहते हैं आप? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, आप बड़ा सेंसिटिव इश्यू है। हमारा मेन मकसद है कि हमारे जो 8 वेटरन्स हैं, उनको वापस लाया जाए। उनकी जान बच गई है और अब वापस लाया जाए, और जो आपने बताया, वो बाकी पहलू उसके बाद कि क्या है, हाँ, ये सच्चाई है, कतार को भी पता महसूस तो होगा कि जो इनके ऊपर चार्जेज़ लगाए थे, वो इमेजिनरी थे, फैब्रिकेटेड थे। मगर सच्चाई है, ये एक ऐसे देश है जहाँ डेमोक्रेसी नहीं। जहाँ पर आप सोचते हो कि जो भारत जैसे देश में जहाँ पर दोनों पक्ष बोल सकते हैं, और हुँ, हुँ। कोई भी कुछ कह सकता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मुझे नहीं लगता वहाँ है। वहाँ पर सच्चाई कभी भी ना आए। हुँ, हमारा हुँ। मेन मकसद अभी ये है कि इनको वापस आना और एक सबक सीखना कि जी। इन देशों के अंदर जाने से पहले सोच विचार करके जाना, जी, जी। क्योंकि ये दो दूसरा केस है। कुलभूषण जो जी। जाधव थे, वो जी। गए थे, अपना एक बिज़नेस कर रहे थे चाबार हुँ, के हुँ। अंदर, उनको वहाँ से ईरान की अथॉरिटी ने उठा के आईएसआई को दे दिया, और फिर उन्होंने उसको बलूचिस्तान में दिखाया। तो हुँ। ये अभी 8 जो एक बहुत ही काबिल डेकोरेटेड ऑफिसर, हुँ, इनको हुँ। एक इमेजिनरी केस में फँसवा दिया। तो मुझे हुँ, लगता हुँ। है अभी भारत के जो भी डिफेंस फोर्सेस के ऑफिसर हैं, वो चौकन्ने हो जाएँगे, वो ऐसा कहीं नहीं जाएँगे, क्योंकि वो तो अपना काम कर रहे थे। मगर कोई लॉ एंड ऑर्डर तो ऐसा है नहीं ना कि आप वाक़ई आपको एक प्रकार से इंसाफ मिलेगा। इंसाफ तो वहाँ पर तभी मिलेगा जहाँ पर ट्रांसपेरेंसी हो, ब्यूरो और ऑब्जेक्टिविटी हो। तो ऐसे देशों में ये खतरा बना रहता है। तो यहाँ डिप्लोमेसी और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो प्रेशर है वो ज़्यादा काम करता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी मिले थे कॉप 28 के एक प्रकार साइड लाइन में दोहा में, उससे इम्पैक्ट हुआ, उसका ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। सर, आपको बहुत अनुभव है आर्मी में, आपने बहुत सारे ऑपरेशन डील किए हैं। मैं इस पे एक क्लोजिंग नोट लेना चाहूँगी, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव इश्यू है।
हाँ, देखो मैं यही कहूँगा कि आगे से हमें बड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा। जब भी कोई ऑफिसर सोचते हैं कि बार असाइनमेंट करें रिटायरमेंट के बाद, सोचे-समझे और स्पेशली मिडल ईस्ट कंट्री जो कि एक प्रकार से फुली डेमोक्रेटिक नहीं है और वहाँ के रीति-रिवाज, उनके सिस्टम जो है, वो काफ़ी ऑब्लीक है, पता नहीं चलता। तो ये अभी बात है और बाकी यही है, भारत की जो आज की तारीख में डिप्लोमेसी बहुत है और जी। भारत की जो छवि बहुत बड़ी है और भारत के प्रधानमंत्री जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, उनकी खुद की पर्सनल जो केमिस्ट्री दूसरे लीडरों से और उनका जो कद है, वो बहुत बड़ा है और उसके कारण ये हुआ कि इनको जल्दी से जल्दी इनकी जो पनिशमेंट है, उसको कम्यूट कर दिया गया। मनविंदर।